नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसी ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। एसी ब्रिजेस का यूज़ किया जाता है किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालने के लिए या फिर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए। और इंडक्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसका क्यू वैल्यू हो गया, क्वालिटी फैक्टर वैल्यू हो गया, या फिर उसका इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस हो गया। अगर मान लीजिए हमने किसी इंडक्टर के बीच में कोई अलग सा मटेरियल डाल दिया तो उसका इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ेगा, तो उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। सेम थिंग विथ कैपेसिटेंस, इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ एसी ब्रिजेस के बारे में पढ़ के, जिसका यूटिलाइजेशन करके हम इंडक्टर की इंडक्टेंस का वैल्यू निकाला जा सकता है, या फिर उसके रिलेटेड जो उसके पैरामीटर्स हैं इंडक्टर के, उसको निकाला जा सकता है। सबसे पहले आपका इंडक्टेंस निकालने के लिए 4 तरह के ब्रिजेस होते हैं। एसी ब्रिजेस में सबसे पहला ब्रिज होता है मैक्सवेल्स का एलसी ब्रिज। इससे हम इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालते हैं, जिसका क्वालिटी फैक्टर वैल्यू मीडियम रेंज में होता है। क्वालिटी फैक्टर का रेंज हम मान सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच में। अगर क्वालिटी फैक्टर 1 से लेस है तो इसका मतलब होता है कि ये लो क्यू वैल्यू है, ठीक। अगर क्यू फैक्टर 10 से बड़ा है तो हाई क्यू वैल्यू है। सिमिलरली हेज ब्रिज हम यूज़ करते हैं वैसे इंडक्टर्स के लिए जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई हो। एंडरसन्स ब्रिज का यूज़ होता है इंडक्टर्स जिसका इंडक्टेंस क्वालिटी फैक्टर जिसका क्यू वैल्यू लो है, ठीक है। और ओवेन्स ब्रिज वैसे ब्रिजेस के लिए वैसा ब्रिज होता है जिससे कि हम इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी कोई इंडक्टर है, इंडक्टर को हम मान सकते हैं कि कोई वायर है जिसको मैंने बहुत सारे टर्न्स दे दिए तो उसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो अगर मैंने इसका कोर में कुछ भी नहीं डाला है तो इसके अंदर क्या है, एयर है, तो ये एयर कोड इंडक्टर है। एयर कोड इंडक्टर का जब वैल्यू आप निकालेंगे इंडक्टेंस का तो काफ़ी कम आएगा। अब इसी में मान लीजिए मैंने एक स्टील का कोर मैंने इंसर्ट कर दिया या फिर आयरन का कोर मैंने इंसर्ट कर दिया। जैसे आयरन का कोर इंसर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा इंडक्टेंस का। तो इस चेंज इन इंडक्टेंस को निकालने के लिए ना सबसे अच्छा ब्रिज होता है ओवेन्स ब्रिज। एक एक करके इन चारों ब्रिजेस का हम सर्किट डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इनका फेजर डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी ब्रिज का फेजर डायग्राम बनाने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि अगर किसी भी इंडक्टर या कैपेसिटर के बीच का अगर हमको फेजर रिलेशनशिप नहीं पता है तो हम फेजर डायग्राम किसी भी ब्रिज का नहीं बना सकते हैं। ये 12th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमको। सबसे पहले हम एक कैपेसिटर के बीच के फेजर रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मैंने इमेजिन किया कि मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस करंट I है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो V है। इसको मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल पे, इसको मान लेते हैं लोअर पोटेंशियल पे है। लेकिन प्लस माइनस लिखना सही नहीं होगा, AC सर्किट है। जस्ट आपको एक चीज़ बताने के लिए कि इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, प्लस माइनस मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसका कैपेसिटेंस C है। अगर मैं इसको टाइम डोमेन में लिखूं तो टाइम डोमेन में क्या होगा, करंट इक्वल्स टू C टाइम्स dV/dt। मतलब कि करंट जो है इस रिलेशनशिप से आपके वोल्टेज से डिपेंडेंट है और वो फैक्टर C एक कांस्टेंट है। अगर इसी को मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूं तो dV/dt कन्वर्ट होके S टाइम्स हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू S टाइम्स CV। S को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेंशन करूं तो S इक्वल्स टू J टाइम्स ओमेगा हो जाएगा। अगर इनपुट साइनसॉइडल है तो उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा। तो घूम फिर के रिलेशन क्या बन के आता है, I इक्वल्स टू J टाइम्स ओमेगा C इंटू V वेक्टर। अब ये ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये है आपका V वेक्टर, ये मैंने रेफरेंस फेजर बनाया है। तो करंट जो है हमेशा 90 डिग्री फेज लीड पे होगा,
क्योंकि अगर किसी भी वेक्टर पे हम j टाइम्स ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री का फेज़ लीड आता है। सेम चीज़ अगर हम किसी वेक्टर के लिए निकालें तो ये पोटेंशियल अगर मैं v बोल दूँ, इसको मैं अगर I बोल दूँ, तो इंडक्टर में रिलेशनशिप ऐसा बन के आता है L di/dt। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर इसको मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया तो पहले मुझे इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एस डोमेन में मैं जैसे ही जाऊँगा तो मेरे पास आएगा v इक्वल्स टू एस टाइम्स एल इंटू आई वेक्टर, क्योंकि di/dt को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एस डोमेन में लिखूँ तो एस टाइम्स एल इंटू आई हो जाएगा। ये मैंने मेंशन कर दिया। अब s को मैं रिप्लेस करूँ j टाइम्स ओमेगा में, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है। s इक्वल्स टू j ओमेगा का मतलब होता है कि इनपुट साइनोसॉइडल दिया मैंने जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इनपुट का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो अब मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि अगर मैंने वोल्टेज v रखा है, यहाँ पे रेफरेंस फेजर मेरे को करंट लेने में ज़्यादा इजी होगा, तो मैंने यहाँ पे करंट I रखा और जो रेफरेंस फेजर के से j ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे आप 90 डिग्री का, तो ये वोल्टेज हो जाएगा। ये इंडक्टर के लिए है। अब मैं एक और आपको सिंपल सा एक छोटा सा इसमें मतलब ट्रिक बताता हूँ कि रेफरेंस फेजर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आई रखें, ठीक है। हम रेफरेंस फेजर इस बेसिस पे रखते हैं ताकि मेरे को अगर फेज़ लीड दिखाना हो तो दोनों में मैं ऐसे फेज़ लीड वाला कॉन्सेप्ट दिखा के कर दूँ। लेकिन मान लीजिए मेरे को रेफरेंस फेजर किसी केस में अगर आई है, करंट का रेफरेंस फेजर मैंने बना रखा है, तो मैं आसानी से उसका रेफरेंस फेजर आई मान के, जैसे मान लीजिए मुझे कैपेसिटर के लिए ही ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस फेजर मान लीजिए अगर आई रखता हूँ, तो कैपेसिटर के केस में आई का कॉन्सेप्ट क्या आता है, आई इक्वल्स टू एस सी वी, ठीक है। तो जब v में हम j ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देते हैं तो करंट आ जाता है। तो सिंपली I में जब हम 90 डिग्री का फेज़ लैग लेके आएंगे तो हमको वोल्टेज आ जाएगा। ये हो गया आपका फेज़ लैग, तो ये वोल्टेज भी बन जाएगा। ये कैपेसिटर के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच का फेजर रिलेशनशिप हमको क्लियर हो गया है, ठीक है। ये क्लियर हो जाने के बाद ना फेजर डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अब एसी ब्रिजेस के लिए स्पेसिफिकली मेरे को एक पॉइंट बताना है कि एसी ब्रिजेस का अगर फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है ना, तो आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि आपका जो है ब्रिज जो है बैलेंस स्टेट में है। बैलेंस स्टेट में होने का रीज़न ये है क्योंकि अगर बैलेंस स्टेट में नहीं होगा ना, तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसका हर एक चीज़, हर एक जितने भी पैरामीटर आपके करंट का हो गया, चाहे वोल्टेज का हो गया, हर एक ब्रिज के हर एक आपका जो वो होता है लेग होता है, उसमें हर एक में अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इतने सारे वेरिएबल हो जाएंगे ना, उसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि हमको बैलेंस स्टेट के लिए ही ब्रिज का डायग्राम बनाने के लिए आया गया। अगर सब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो बैलेंस स्टेट के लिए ही बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव केस में अगर गेट वेट में पूछता है तो उसका अलग रीज़न निकल सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में हमेशा बैलेंस स्टेट के लिए बनाना होता है। मैं बैलेंस स्टेट आपको एक डायग्राम के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं थर्ड पॉइंट आपको बता देता हूँ कि किसी भी फेज़र को बनाने के लिए आपको एक रेफरेंस फेज़र कंसीडर करना ही करना पड़ेगा, और उसको आपको थ्योरी में मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने इस चीज़ को रेफरेंस फेज़र मेंशन किया है। और जैसे ही आप बैलेंस स्टेट कंसीडर करते हैं, जो आपका डिटेक्टर होता है किसी भी ब्रिज का, उसके थ्रू करंट ज़ीरो हो जाता है और काफ़ी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूँ और आपको एक जो ऑपरेटिंग किट होता है उसमें भी मैं समझाऊँगा। लैब में प्रैक्टिकली ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक ऑपरेटिंग किट होता है, जिसमें कि हमारे जो इंडक्टर या फिर कैपेसिटर या फिर जो रेजिस्टर है वो इनबिल्ट लगे होते हैं, और ऊपर से हमको सर्किट डायग्राम जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है इस फॉर्मेट में बना के दिखाया जाता है। और इसके अंदर जो है हमारे सर्किट कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जैसे R3 हो गया, R4 हो गया, ऐसे प्रॉपर एक रजिस्टर लगा रहता है, छोटा सा जो रजिस्टर आता है इस टाइप का। इसमें अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएं तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हमारे अलग अलग टर्मिनल्स मेंशन किए हुए हैं। अब हमको क्या करना होता है कि
वायर्स मिलते हैं हमको, मतलब दोनों एंड पे जिस पे मेल कनेक्शंस होते हैं दोनों वायर हमको मिलते हैं, हमको कनेक्ट करना होता है अपने इनपुट टर्मिनल्स में। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड सेट करने के लिए नॉब है, ये इनपुट के एम्पलीट्यूड को सेट करने के लिए नॉब है जो साइनोसॉइडल होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ होता है ओमेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब हमारा साइनोसॉइडल इनपुट चला गया। अब हमको 4 अननोन इंडक्टेंस निकले हुए हैं। ये अननोन है पर इसकी वैल्यू हमारे पीछे जो हमारा जो ऑपरेटिंग मैनुअल होता है उसमें मेंशन की रहती है ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकें। अब इसको हम जो है एक टेस्ट के पास लगा देते हैं, किसी भी एक को लेके टेस्ट के पास हमने कनेक्ट कर दिया। और डिटेक्टर जो होता है, डिटेक्टर हमारा होता है एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं एसी गैल्वेनोमीटर होता है। अब डीसी गैल्वेनोमीटर तो लगा नहीं सकते हैं, अगर 1 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है तो ऑसिलेट ही करता रह जाएगा गैल्वेनोमीटर का जो आपका सेंट्रल पॉइंट होता है। तो एसी गैल्वेनोमीटर आता है, और या फिर हम डिजिटल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल जो गैल्वेनोमीटर एसी गैल्वेनोमीटर हम यूज़ कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी यूज़ किया जाता है वो होता है हेडफोन। हेडफोन का जो आपका आगे का टर्मिनल होता है आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये हेडफोन है, इसमें 3 सेक्टर्स बने होते हैं, अलग अलग आइसोलेटेड होते हैं तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से। अब हमको क्या करना है कि हमको एक बेयर वायर लेना है और उसका मेल कॉन्टैक्ट बना के आगे से 2 टर्मिनल को कनेक्ट करने हैं और दोनों को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देना है। और इसका हेडफोन का जो आपका वायर है, जो दोनों एंड्स हैं, उसको अपने पास कान में लगा के इसको सुनना है। अगर आपका ब्रिज बैलेंस नहीं है तो आपको आउटपुट एक हमिंग नॉइज़ आएगा। जैसे ही ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, और ब्रिज बैलेंस करने के लिए आपके पास यहाँ पे नॉब दिए गए हैं, R4 को चेंज करने के नॉब से, R3 को चेंज करने के नॉब से। अब ये क्या है, ये एक ऐसा ब्रिज है, एक सिंपल ब्रिज है, इंडक्टेंस ब्रिज है मैक्सवेल का। मैक्सवेल का एलसी ब्रिज वैसे ज़्यादा फेमस है, पर इंडक्टेंस ब्रिज है, इसीलिए इसे सिर्फ R3 और R4 को ही चेंज करने से आपकी सारी ब्रिज बैलेंस कंडीशन आ जाती है। और यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगा के रखा है, और जैसे ही इसको हम वेरी करेंगे, नॉब को चेंज करेंगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमिंग नॉइज़ 0 हो जाएगी, और उस पॉइंट को हम ब्रिज बैलेंस कर देते हैं। और ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हमको इक्वेशन लेना है, उसको इनपुट करना है, और उससे वैल्यू निकल जाएगी हमारी अननोन एल की। इसके बाद हम इन सारे कॉन्सेप्ट को एक सर्किट डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, पर हम सर्किट डायग्राम मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज का बनाएंगे, ना कि मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का, क्योंकि एलसी ब्रिज ज़्यादा पॉपुलर है और थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्स होता है फेजर डायग्राम बनाना। इसका तो बहुत सिंपल है बनाना। चलिए तो अब सर्किट डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद उसका फेजर डायग्राम भी बना। मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज का हम सर्किट डायग्राम समझते हैं। अब इसको जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था वो एक्चुअली एक ऑपरेटिंग किट था जिसमें सर्किट डायग्राम ऊपर से समझाने के लिए बनाया हुआ था। अब उसमें थे टर्मिनल्स, यहाँ पे जो डिटेक्टर था, यहाँ पे भी डिटेक्टर है, उसमें भी डिटेक्टर था, यहाँ पे भी डिटेक्टर है। अब जब हम क्या करते हैं, हम इस तरह से वेरी करते हैं वैल्यूज़ ऑफ R3, C4 या फिर R2, बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल हो सकती है। यहाँ सिर्फ आपका कुछ ही चीज़ स्टैंडर्ड होता है। जैसे ही वेरी करेंगे एक कंडीशन आएगा जिसमें कि ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा इसका मतलब कि आपका IG 0 हो जाएगा। IG 0 होते ही हमारा जो लेग A-B में जो करंट है I1 वो लेग BC के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर करंट आपका I1 यहाँ से I1 जा रहा है तो यहाँ से कोई भी करंट नहीं गया तो इधर से भी I1 ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली इधर से जो I2 अगर मान के चल रहे हैं जा रहा है तो यहाँ पे भी अंदर कोई करंट नहीं जाएगा और यहाँ पे भी I2 चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब जैसे ही ब्रिज बैलेंस हो जाएगा हमारा सारा करंट 0। अब क्या होता है ना कि 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि करंट जो है हमारा इसके अक्रॉस 0 है, तो ये पॉइंट B पॉइंट और D पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि VAB इक्वल्स टू VAD, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो जब अगर एक कॉमन पॉइंट होगा तो 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बीच अगर एक कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो वो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि V1 जो हमने मार्क किया है VAB को, वो V3 के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेजर डायग्राम को कंक्लूड करने का, नहीं तो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे आप, सारे चीज़ नहीं बना पाओगे। कि V1 इक्वल्स टू V3 हो जाएगा। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट से V2 इक्वल्स टू V4 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो सिंपल सा आपका KVL का अगर हम लूप लगाएंगे पूरे के पूरे बाहर के लूप में, तो आपके पुराने सर्किट डायग्राम में हमने देखा था कि जो हमारा साइनोसॉइडल इनपुट है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 1 किलोहर्ट्ज़, जो हमारा किट में था, यहाँ हम चेंज कर सकते हैं उसको।
वो किसके बराबर होगा? अगर हम लूप घुमाएंगे पूरा का पूरा, अगर ऐसे हम लूप घुमा लें तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आ जाएगा। ये भी हमको यूज़ पड़ेगा जब हम फाइनल कंक्लूड करेंगे सारे वोल्टेजेस बनाने के लिए। अब फेज़र डायग्राम का मतलब ये होता है, अगर उसको सब्जेक्टिव में पूछा जाए, आपको जितने भी लेग्स हैं उसके जितने भी वोल्टेजेस हैं और जितने भी करंट्स हैं सब के सब को मार्क करना है, जितना भी आपको दिख रहा है सर्किट में। अगर आपने सारा मार्क नहीं किया तो आपका फेज़र डायग्राम इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस फेज़र कंसिडर करेंगे अपना फेज़र डायग्राम शुरू करने के लिए। यहाँ पे मैं रेफरेंस फेज़र को I1 को मान रहा हूँ, क्योंकि I1 को मानने से मेरा सर्किट डायग्राम देखिए कितनी जल्दी जल्दी बन जाएगा, जितना भी फेज़र डायग्राम है। मैं I1 को रेफरेंस फेज़र बनाता हूँ। सबसे पहले ये मैंने I1 को बना दिया रेफरेंस फेज़र, उसको मैंने नाम दे दिया I1। और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे ये पता है कि जो V1 है वो VR1 प्लस VL1 है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सा आपका मतलब सीरीज़ एडिशन है वोल्टेजेस का, क्योंकि R1 और L1 सीरीज़ में है। जब सीरीज़ एडिशन करेंगे तो V1 क्या आ जाएगा? VR1 प्लस VL1। अभी मैंने आपको फेज़र रिलेशनशिप बताया था कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच का। अब मैं इंडक्टर का रिलेशनशिप यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। इंडक्टर का रिलेशनशिप क्या होता है आपका फेज़र? मान लीजिए आपका वोल्टेज अगर V ऐसे है तो आपका करंट जो है अक्रॉस द इंडक्टर I वो ऐसे लैगिंग होगा फॉर इंडक्टर। फॉर कैपेसिटर अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, अगर ये आपका वोल्टेज V है तो ये आपका करंट I होगा अक्रॉस द कैपेसिटर। 90 डिग्री का फेज़ लीड होता है। ठीक है, अभी मैं अपना फेज़र डायग्राम शुरू करता हूँ। मैंने I1 ड्रॉ कर दिया है। मैं जैसे ही I1 ड्रॉ करूँगा मुझे IR1 पता है, क्योंकि एक रजिस्टर के अक्रॉस जो होता है फेज़ शिफ्ट नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, IR1 ड्रॉ कर देता हूँ। ये है मेरा IR1। अब IR1 मुझे पता चल गया, क्योंकि I1 और IR1 सेम है, तो मैं VR1 भी ड्रॉ कर सकता हूँ और वो सेम लाइन में होगा, तो मैं VR1 ही ड्रॉ करता हूँ। ये अगर मान लीजिए आपका VR1 है, तो अगर मैं VL1 ड्रॉ करूँ तो मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया है कि अगर करंट ऐसे है तो वोल्टेज उसका 90 डिग्री फेज़ लीड में होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने समझाया है 90 डिग्री फेज़ लीड, तो मुझे I1 पता है कि IL1 के बराबर है। तो जब मैं 90 डिग्री फेज़ लीड बनाऊँगा इसका, तो कैसे बनेगा वो? कुछ ऐसा बन के आएगा VL1। ये हो जाएगा आपका VL1। अब मुझे क्या करना है, फेज़र एडिशन करना है, क्योंकि V1 निकालना है ना मुझे, तो मैं फेज़र एडिशन करके निकालूंगा V1। V1 क्या होगा? फेज़र एडिशन ऑफ VL1 प्लस VR1। तो फेज़र एडिशन कुछ ऐसा आएगा। रेक्टेंगुलर फेज़र लॉ मैं लगाता हूँ, इसको मैं एक्सट्रापोलेट किया, एक्सट्रापोलेट किया। अब जो एक्सट्रापोलेट करने के बाद मेरे को जो एक पॉइंट बन के आया, ये हो जाएगा आपका V1। ठीक है, अब मेरे को सारे वोल्टेजेस मार्क करने थे, इसलिए मैं V1 को यहीं पे V3 भी लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया था ब्रिज बैलेंस्ड है। सिमिलरली मुझे अगर V3 बनाना है, ठीक है, V3 बनाना है, V3 क्या होगा? V1 के बराबर होगा। और V2 अगर बनाना है, V2 होगा I1 टाइम्स R2। ये क्या है? V2 है आपका I1 टाइम्स R2। कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि I1 सेम जा रहा था। मैंने भी बताया था ब्रिज बैलेंस कॉन्सेप्ट के लिए I1 सेम जा रहा है, तो I1 टाइम्स R2 में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। I1 मुझे पता है, तो I1 टाइम्स R2 में बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये है आपका V2, ये बन गया V2 इक्वल्स टू I1 टाइम्स R2। अब मुझे V2 पता है। V2 किसके बराबर है? V2 V4 के बराबर है। मैंने इसीलिए बोला था ब्रिज बैलेंस कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो V2 और V4 के बीच में कोई रिलेशन नहीं आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर फेज़र डायग्राम बनाना होएगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा, वो फेज़र डायग्राम बनेगा ही नहीं आपसे। तो V2 इक्वल्स टू V4 मुझे पता चल गया।
अब जैसे ही मुझे V4 पता चला, देख लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट चालू होता है। V4 जैसे ही पता चलेगा मुझे I2 पता है कहाँ होगा, क्योंकि मुझे कैपेसिटर के लिए V का रिलेशन बिटवीन और I का रिलेशन मुझे पता है। अगर V पता है तो I पता है, मुझे V4 पता है, तो मुझे ये भी पता है कि IC4 किस डायरेक्शन में होगा। कोई इशू नहीं है इसमें। मैं IC4 आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये 90 डिग्री फेज़ लीड में होगा, तो कुछ इस पॉइंट पे IC4 आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा IC4। अब मुझे IC4 पता है, मुझे V4 पता है। अगर V4 पता है तो मुझे VR4 भी पता है, क्योंकि V4 इक्वल्स टू VR4 है, इक्वल्स टू VR4। और VR4 अगर मुझे पता है तो मुझे IR4 भी पता है, क्योंकि VR4 और IR4 का फेज़र सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा मेरा IR4। और मुझे ये भी पता है कि I2 किसके बराबर है, I2 है IR4 प्लस IC4 का फेज़र एडिशन। फेज़र एडिशन करने के लिए मैं सेम वही रेक्टेंगुलर लॉ लगाऊंगा। रेक्टेंगुलर लॉ लगाते ही मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूंगा, फिर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूंगा ऐसे, और मैं इसको ऐसे यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा। ये बन गया मेरा I2। अब मुझे I2 मिल गया, I1 मिल गया, V1 मिल गया, V2 मिल गया, IC4 मिल गया, IR4 मिल गया। सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ कर दी है, सारे वोल्टेजेस ड्रॉ हो चुके हैं। IG तो ज़ीरो है ही, बचा है सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज मैंने बताया था V1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 या V3 प्लस V4। अब जो सबसे ज़्यादा ईजी है मैं उसको प्लॉट कर दूँगा। ऐड करना V1 प्लस V2 ऐड करना ईजी है मेरे लिए, ठीक है, या फिर V3 प्लस V4 ऐड करना मेरे लिए ईजी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर लॉ लगाऊंगा मैं। इसको लगाते ही अगर मैंने यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये बन गया आपका V2 प्लस V1 इक्वल्स टू V, ये सप्लाई वोल्टेज है। अब देख लीजिए मैंने सारे वोल्टेजेस मार्क कर दिए, सारे करंट मार्क कर दिए, तो मेरा ये फेज़र डायग्राम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको फेज़र डायग्राम बना दिया है मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो फेज़र डायग्राम बनाना बहुत इजी है। ये देखिए आपका फेज़र डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा था। ये देखिए आपका फेज़र डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा था। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर अच्छे से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा, लेकिन फेज़र डायग्राम गलत कभी नहीं बनेगा आपका। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आपको कि ये इसमें V1 ऊपर हो गया, इसमें V1 नीचे हो गया, ये बेसिकली आपको डिपेंड करता है आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या सेट करी है। जैसा वैल्यू सेट करेंगे आप बैलेंस करने के लिए, उसके बेसिस पे ये फेज़ एंगल्स डिटरमाइन होते हैं। उससे कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, अगर वो ऊपर बन गया या नीचे बन गया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको।